दोस्तों नमस्कार, मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम संसदात्मक शासन प्रणाली की चर्चा करेंगे कि संसदात्मक शासन प्रणाली है क्या, इसका जन्म कब और कैसे हुआ, कौन कौन सी विशेषताएं इस प्रणाली में पाई जाती हैं। भारत और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, तो क्या एक ही तरह का है या इसमें कुछ विभिन्नताएं हैं। अंत में इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि संसदात्मक शासन प्रणाली को क्यों भारत ने अपनाया, अर्थात भारत में क्यों संसदात्मक शासन प्रणाली ही अपनाई गई, और कुछ फैक्ट पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर से चाहे सिविल का एग्जाम हो चाहे वनडे का एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि शासन प्रणाली क्या होती है, उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है या किया जाता है। हमने पहला वर्गीकरण किया था कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर विश्व में दो तरह की शासन प्रणाली पाई जाती है, एक को हम संसदात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं और दूसरे को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। तो पहले संसदात्मक शासन प्रणाली की आज हम चर्चा कर लेते हैं और अगले लेक्चर में हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में। संसदात्मक शासन प्रणाली को पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, मंत्रिमंडल शासन या मंत्रिमंडलीय शासन के नाम से भी जाना जाता है, या उत्तरदायी शासन या उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों संसदात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है? क्योंकि मंत्रिमंडल के सारे सदस्य कहां से आते हैं? संसद से आते हैं, इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली। इस शासन प्रणाली में क्या वास्तविक कार्यपालिकी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निवास करती है, इसलिए मंत्रिमंडल शासन कहा जाता है या मंत्रिमंडलीय शासन कहा जाता है। और मंत्री परिषद संसद के निम्न सदन, लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए इसे उत्तरदायी शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्म कैसे हुआ। संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ। तो पहले हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ये है ब्रिटेन की पार्लियामेंट। ब्रिटेन की क्या है? पार्लियामेंट। इसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन या कॉमन सभा, कॉमन सभा या निम्न सदन, निम्न सदन या जनता का सदन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड या लॉर्ड सभा या लॉर्ड सभा, या इसे बोलते हैं निम्न उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन, उच्च सदन बोलते हैं। ये कहां की बात हो रही है? ब्रिटेन की बात हो रही है। और यहां कौन बैठा है? किंग, किंग या राजा। कौन बैठा है? किंग या राजा। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। कहां की? ब्रिटेन की पार्लियामेंट। तीनों को मिलाकर ही, राजा है, हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड, इन तीनों को मिलाकर हम पार्लियामेंट बोलते हैं। भारत में इसे संसद बोला जाता है और भारत में इसे क्या बोला जाता है? क्या लोकसभा। क्या बोला जाता है? लोकसभा। इसे बोला जाता है राज्यसभा, राज्यसभा। और यहाँ पे कौन है? किंग नहीं होता, अपने यहाँ क्या होगा? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, या इसी को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। सामूहिक रूप से तीनों को मिलाकर इसी को हम विधायिका बोलते हैं, इसी को हम व्यवस्थापिका बोलते हैं, या इसी को हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं। तो तीन नाम याद जरूर रखिए। इसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं, या लेजिस्लेटिव बोलते हैं, या विधायिका कहते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर क्या? व्यवस्थापिका, अर्थात सरकार के एक अंक की बात हो गई। दूसरे अंक की बात करें तो ये है कार्यपालिका। ये है क्या? कार्यपालिका, जिसमें क्या है? मंत्री परिषद। इसे बोला जाता है मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में ऊपर है कौन? राजा। राजा, ब्रिटेन की बात हो रही है। पहले मंत्री परिषद में ऊपर कौन है? राजा। राजा अपना कार्य इन मंत्री परिषद के माध्यम से करता है, अर्थात राजा अपने कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग इस मंत्री परिषद के माध्यम से करता था और आज भी इसी तरह से करता है। कौन? राजा। ब्रिटेन की बात हो रही है। एक समय ऐसा आया 1721 में एक राजा हुए जॉर्ज फर्स्ट। जॉर्ज, कौन? जॉर्ज फर्स्ट। कहां के राजा हुए? ब्रिटेन के राजा हुए जॉर्ज फर्स्ट। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से
इस जॉर्ज फर्स्ट को या वहां के राजा को अंग्रेजी नहीं आती थी। अंग्रेज थे लेकिन अंग्रेजी नहीं आती थी। क्यों अंग्रेजी नहीं आती थी? क्यों? क्योंकि इनका पालन पोषण, इनकी परवरिश कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। तो इन्हें अंग्रेजी न आकर क्या आता था? कौन सी भाषा? जर्मन भाषा आती थी। अब क्या कार्य करने में या कम्युनिकेशन स्थापित करने में समस्या आने लगी राजा को और मंत्री परिषद में। तो सोचा गया क्यों ना राजा क्या कर लें, एक ट्रांसलेट करने वाला रख लें। अर्थात उन्होंने एक पीए रख लिया। क्या रख लिया? पीए रख लिया, जो जर्मन भाषा को भी जानता हो और अंग्रेजी भाषा को जानता हो। अर्थात अगर जर्मन भाषा में राजा बोलेंगे तो ये पीए महोदय क्या करेंगे? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके क्या मंत्री परिषद को बताएंगे, और मंत्री परिषद जो काम सलाह देगी अंग्रेजी में उसे जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करके राजा को ये सौंपेंगे। इस धीरे धीरे यही पीए जो था वो अब इसकी शक्ति बढ़ती गई और यह पीए क्या बन गया? पीएम बन गया। क्या बन गया? पीएम बन गया। और अब मंत्री परिषद में पीएम एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया। अर्थात मंत्री परिषद का अध्यक्ष हो गया कौन? पीएम मंत्री परिषद का अध्यक्ष हो गया। और इस मंत्री परिषद की सलाह को राजा मानने के लिए क्या हो गया? बाध्य हो गया। राजा मानने के लिए क्या हो गया? बाध्य हो गया। अर्थात पीए से कौन बन गया? पीएम बन गया। और इस पीएम बनने के बाद मंत्री परिषद की सलाह को राजा मानने के लिए बाध्य हो गया। अर्थात राजा अब क्या हो गया? नाम मात्र का शासक हो गया और वास्तविक शक्तियां कहां निवास हो गई? प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में। और संसदात्मक शासन प्रणाली की ये विशेषता है कि एक नाम मात्र की शक्ति होती है जो राजा के पास होती है और एक वास्तविक शक्ति होती है जो मंत्री परिषद के पास होती है। इस तरह संसदात्मक शासन प्रणाली का क्या हुआ? जन्म हुआ 1721 में। और पहले प्रधानमंत्री पीए से पीएम बन गए। पहले प्रधानमंत्री बने सर रॉबर्ट बालपोल। सर रॉबर्ट बालपोल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने और इस तरह संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्म हुआ। अब आइए देखते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। एक एक करके देखते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। एक एक करके चर्चा करते हैं और समझते चलते हैं। देखिए, पहली विशेषता, विधायिका और कार्यपालिका में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। यह है विधायिका और यह है कार्यपालिका। ये क्या है? यह है कार्यपालिका और यह है क्या? विधायिका। इन दोनों में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका अर्थात वास्तविक कार्यपालिका जिसे आप मंत्री परिषद कहते हैं, इसके सारे सदस्य कहां से आते हैं? संसद से आते हैं, अर्थात पार्लियामेंट से आते हैं। कैसे इसका फिगर बनेगा? ये जो मंत्री हैं वो सारे सदस्य कहां से आएंगे? सभी या तो लोकसभा से या तो क्या राज्यसभा से आते हैं। सबको पता है कि जो भी मंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनेगा या तो लोकसभा से होगा या राज्यसभा से होते हैं। तो मंत्री परिषद या वास्तविक कार्यपालिका जिसे आप मंत्री परिषद कहते हैं, इसके सारे सदस्य कहां से आ रहे हैं? विधायिका से आ रहे हैं। जब विधायिका से आ रहे हैं तो विधायिका और कार्यपालिका में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात इसमें और इसमें क्या है? ये विधायिका है अर्थात व्यवस्थापिका है और ये कार्यपालिका है। इन दोनों में क्या है? घनिष्ठ संबंध होता है। ये पहली विशेषता है, ध्यान में रखिएगा। विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा, इस प्रणाली में या संसदात्मक शासन प्रणाली विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है। मर्जर विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती। विलय का सिद्धांत क्या है? अर्थात मिला जुला विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है। कैसे? समझिएगा, यहां दोहरी भूमिका है, कुछ सदस्यों की दोहरी भूमिका है। मंत्री परिषद के सदस्य हैं तो क्या करते हैं? नियमों का क्रियान्वयन करते हैं, जबकि संसद के सदस्य हैं तो नियमों का निर्माण करते हैं या कानून बनाते हैं। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भूमिकाओं में हैं, अर्थात संसद का सदस्य होने के नाते क्या करते हैं? नियमों का निर्माण करते हैं, नियम बनाते हैं, और इस कार्यपालिका का सदस्य होने के नाते उन नियमों को क्रियान्वित भी करते हैं। तो अर्थात वही व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों काम कर रहे हैं,
विधायिका की हैसियत से, संसद के सदस्य की हैसियत से नियम बना रहा है, और वही व्यक्ति जो मंत्री भी है और कार्यपालिका की हैसियत से उन नियमों को लागू भी कर रहा है। तो विलय के सिद्धांत पर कार्य करता है संसदात्मक शासन प्रणाली, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। अर्थात यहाँ दोहरी सदस्यता है। क्या दोहरी सदस्यता है? क्या दोहरी सदस्यता है? कुछ सदस्य ऐसे हैं, इसका फिगर ऐसे बनेगा, कुछ सदस्य ऐसे हैं जो संसद में भी हैं और क्या इसमें भी मंत्री। अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें 545 सदस्य होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 245 सदस्य होते हैं। तो इस तरह 790 सदस्य हो गए। किसमें? व्यवस्थापिका में या विधायिका में अगर बात करें या संसद में बात करें। कार्यपालिका में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं। मंत्री के अलावा आईएएस पीसीएस भी कार्यपालिका में भी जाते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कार्यपालिका में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद के भी सदस्य हैं, और संसद के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या मंत्री परिषद के भी सदस्य हैं। तो इसका फिगर ऐसे बनेगा कि दोहरी सदस्यता है, ऐसे इनका फिगर बनेगा। कुछ कॉमन लोग हैं जो दोनों काम कर रहे हैं। तो संसदात्मक शासन प्रणाली विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। अगली विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसमें लिख सकते हैं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। किस सदन के प्रति? निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मंत्री परिषद है टोटल प्रधानमंत्री सहित, और सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति अर्थात लोकसभा, भारत में लोकसभा के प्रति और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? वास्तविक कार्यपालिका, जिसे आप मंत्री परिषद बोलते हैं। सामूहिक रूप से, एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, दो मंत्री नहीं, सामूहिक प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति? निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। और यह संसदात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो भारत में लोकसभा के प्रति, ब्रिटेन में इसे ही कहेंगे हम कॉमन सभा के प्रति या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। अर्थात मंत्री जो अकेले, एक व्यक्ति, एक मंत्री या कुछ मंत्री, एक मंत्री या कुछ मंत्री अकेले क्या राजा के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात मंत्री की नियुक्ति राजा, ब्रिटेन में राजा करते हैं, भारत में राष्ट्रपति करते हैं, और हटाने का अधिकार भी किसे होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। इसलिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। अर्थात मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राजा के प्रति, ब्रिटेन में राजा के प्रति और भारत में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अकेले व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से नहीं। अगला है कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। इस संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका है इसका कार्यकाल क्या है? अनिश्चित होता है। अर्थात जब तक लोकसभा में बहुमत है, लोकसभा में क्या, इस सदन में आपका बहुमत है, तब तक मंत्री परिषद कार्य करती रहेगी। बहुमत समाप्त, मंत्री परिषद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। विपक्षी दल अक्सर क्या करते रहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या, अगर वो पास हो जाता है तो मंत्री परिषद समाप्त, इस्तीफा दे देती है सामूहिक रूप से। अर्थात क्या, कार्यपालिका का कार्यकाल, इस वास्तविक कार्यपालिका जिसे आप मंत्री परिषद कहते हैं, इसका कार्यकाल क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगला है प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। ध्यान रखिए, इस संसदात्मक शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निवास करती है, अर्थात प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में निवास करती है। इस प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, राष्ट्रपति का नेतृत्व नहीं होता, राजा का नेतृत्व नहीं होता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। इसीलिए कहा जाता है जब देश संकट में आता है तो लोग राष्ट्रपति की तरफ ध्यान नहीं देते, लोग किसके तरफ ध्यान देते हैं? प्रधानमंत्री के तरफ ध्यान देते हैं कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, क्या निर्णय लेने वाले हैं। राष्ट्रपति के तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए यह भी कहा जाता है कि देश का निर्माण प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते। देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते। अर्थात राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व नहीं करते। राष्ट्रपति देश का
प्रतिनिधित्व करते, निर्माण नहीं करते। नेतृत्व और निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में या राजा में, इसे राष्ट्रपति में या राजा में निहित होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें? मंत्री परिषद में निहित होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राजा में, राजा में या क्या? राष्ट्रपति में। भारत, ब्रिटेन में राजा में और भारत में राष्ट्रपति में। जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें? मंत्री परिषद में निहित होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है, इस मंत्री परिषद में निहित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, इस प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष राजा या राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन में राजा और भारत में राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्री परिषद का अध्यक्ष दोनों जगह कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसे एक बार फिर समझते हैं। इसकी विशेषता, विधायिका और कार्यपालिका में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों घनिष्ठ संबंध होता है? क्योंकि कार्यपालिका के सभी सदस्य कहां से आ रहे हैं? कार्यपालिका के सभी सदस्य कहां से आ रहे हैं? व्यवस्थापिका या संसद से। ये जो भी हैं मंत्री, वो सब या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से आएंगे। दूसरा, विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो नियम बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उसकी नियम को क्रियान्वित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से अकेले या कुछ मंत्री किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। इस संसदात्मक शासन प्रणाली में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। ये नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राजा में या राष्ट्रपति में होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें? मंत्री परिषद में होती है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति या राजा होता है, जबकि मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। आइए अब कुछ फैक्ट पॉइंट पर भी चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पहला फैक्ट पॉइंट है कि संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्म कहां हुआ? तो इस प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ। दूसरा, ब्रिटेन, भारत, जर्मनी, जापान, कनाडा में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। दो जरूर याद रखिएगा, ब्रिटेन, भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। और भी जानते हैं तो ठीक है, जर्मनी, जापान, कनाडा, घना, तंजानिया, मिस्र में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। अगला फैक्ट पॉइंट है, इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। इस प्रणाली में संसद क्या होती है? विधि निर्माण की सर्वोच्च, अर्थात विधि बनाने की, कानून बनाने की, नियम बनाने की जो सर्वोच्च संस्था होती है वो होती है क्या? कौन? संसद। और कार्यपालिका, जो ये कार्यपालिका है, इसी से शक्ति प्राप्त करती है। तो विधि निर्माण की बनाने की या विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद होती है, और कार्यपालिका, जो ये कार्यपालिका है, इसी से शक्ति अर्थात संसद से ही शक्ति प्राप्त करती है। अगला फैक्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इस प्रणाली में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अर्थात ये विधायिका है, इसका किस पे? कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कैसे? जो नियम बना देगा उस नियम के अनुसार ही कार्यपालिका को कार्य करना होता है, अर्थात विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कैसे? तो संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही कार्यपालिका को कार्य करना होता है, इसलिए उसका नियंत्रण होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका, जिसे आप मंत्री परिषद कहते हैं, ये मंत्री परिषद है। वास्तविक कार्यपालिका, जिसे आप मंत्री परिषद कहते हैं, विधायिका की अभिन्न अंग होती है। ये विधायिका है, इसके अभिन्न अंग होते हैं। क्यों अभिन्न अंग होते हैं? क्योंकि इसके जो मंत्री हैं, सारे सदस्य, सारे मंत्री कहां से आते हैं? संसद से ही आते हैं, तो अभिन्न अंग हुआ ही। और फैक्ट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू संसदीय शासन प्रणाली के क्या थे? समर्थक थे। सबको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और संसदीय शासन प्रणाली के ही वो समर्थक है। और भी फैक्ट पॉइंट है, जैसे इस प्रणाली में क्या
क्या नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति पाई जाती है। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में या राजा में, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अब आइए देखते हैं कि भारत में और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। सबको पता है कि हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से ही इस प्रणाली को लिया है। तो क्या नकल किया है, हूबहू उतार लिया है या कुछ अंतर है? तो दोनों जगह संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में संप्रभुता यहां की संसद में निवास करती है। किसमें निवास करती है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में संप्रभुता संसद में निवास करती है, अर्थात संसद क्या है, ब्रिटेन में संप्रभु है, उससे बड़ा कोई नहीं है। भारत में संप्रभुता कहां निवास करती है, जनता में निवास करती है। किसमें? जनता में निवास करती है। अंतर है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की संसद दुनिया की सबसे शक्तिशाली संसद है, जो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ भी कर सकती है। अगर आज का समय है तो वो भी कर सकती है। तो ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, ब्रिटेन में संप्रभुता संसद में निवास करती है, अर्थात पार्लियामेंट में निवास करती है, जबकि भारत की संसदीय प्रणाली में संप्रभुता जनता में निवास करती है। दूसरा अंतर क्या है? इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है। कौन सा? संवैधानिक क्या? राजतंत्र पाया जाता है, जबकि भारत में संवैधानिक क्या? गणतंत्र पाया जाता है। संवैधानिक गणतंत्र। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र, अर्थात यहाँ कौन होते हैं? राजा होते हैं। और राजा कैसा होता है? वंशानुगत होता है। राजा का लड़का राजा वंशानुगत होता है, जबकि भारत में संवैधानिक गणतंत्र पाया जाता है, अर्थात हमारे यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, उसका अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या होता है? चुनाव होता है। राष्ट्रपति का क्या? जनता द्वारा। तो जहां राष्ट्र का प्रमुख, देश का प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र। तो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है, तो भारत में संवैधानिक गणतंत्र पाया जाता है। तीसरा अंतर है, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होंगे, जो पीएम होंगे, वो हाउस ऑफ कॉमन से ही होंगे। हाउस ऑफ कॉमन से होंगे, अर्थात निचले सदन से ही होंगे। जो निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होगा वही प्रधानमंत्री बन सकता है ब्रिटेन में। लेकिन भारत में क्या है? भारत में किसी भी सदन का अगर वो सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का हो पीएम, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड का अगर कोई व्यक्ति है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाउस ऑफ कॉमन का ही व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत में किसी भी सदन के आप सदस्य हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, असम से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया, तो भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, जबकि ब्रिटेन में बाध्यता है। अगला है चौथा, अगर अंतर करते हैं तो पाते हैं जो भी मंत्री होंगे ब्रिटेन में, जो भी मंत्री होंगे या तो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य होंगे या हाउस ऑफ क्या लॉर्ड के सदस्य होंगे। जब तक सदस्य नहीं होंगे, इस दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य नहीं होंगे, तब तक वो मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन भारत में क्या है? भारत में कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। मंत्री बनने के 6 माह बाद क्या या तो वो लोकसभा का सदस्य बने या तो वो राज्यसभा का सदस्य बने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां जो मंत्री बनते हैं ब्रिटेन में वो हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य होना जरूरी है, जबकि भारत में क्या तुरंत सदस्य होना जरूरी नहीं है। अगर मंत्री बन गए तो 6 महीने के अंदर उन्हें दोनों सदनों में से, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। अगला अंतर करते हैं, यहां ब्रिटेन में शैडो मंत्रिपरिषद
अर्थात छाया मंत्री परिषद, छाया मंत्री परिषद सरकार के समानांतर जो सत्ता में रहती है सरकार, वो मंत्री परिषद का गठन करती है। साथ साथ विपक्ष वाले भी एक छाया मंत्री परिषद का गठन करते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था, शैडो मंत्री परिषद की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ब्रिटेन और भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, लेकिन कुछ अंतर है इसमें। संप्रभुता संसद में, यहाँ संप्रभुता जनता में। यहाँ राजतंत्र है तो अपने यहाँ क्या है, गणतंत्र है। यहाँ प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन से ही होगा, लेकिन अपने यहाँ प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा से आए चाहे राज्यसभा से आए। यहाँ मंत्री जो होंगे वो सदस्य होंगे तभी मंत्री बन सकते हैं, अर्थात विधायक या संसद पार्लियामेंट के सदस्य होंगे तभी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, अगर वो सदस्य नहीं है संसद का तभी मंत्री बन सकता है। मंत्री बनने के 6 माह के अंदर उसे क्या बनना होगा, किसी सदन का सदस्य होना होगा, निर्वाचित होना होगा। यहाँ छाया मंत्री परिषद या शैडो मंत्री परिषद का भी गठन किया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ब्रिटेन और भारत के संसदात्मक शासन प्रणाली में अंतर है। अब वास्तविक प्रश्न पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि भारत में क्यों संसदीय शासन प्रणाली ही अपनाई गई। भारत में क्यों संसदीय शासन प्रणाली ही अपनाई गई। जब देश आजाद हुआ तो उसके सामने 2 तरह की शासन प्रणालियां थी, एक संसदात्मक शासन प्रणाली और एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन कर रहा है, अभी भी कर रहा है, अमेरिका कर रहा था। तो हमने देखा, सोच समझकर हमने क्या, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। क्यों अपनाया? पहला कारण, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के क्या कारण है या क्यों हमने उस प्रणाली को अपनाया। पहला, व्यवस्था से निकटता। पहले हम क्या थे, गुलाम थे, तो किसका शासन हुआ करता था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। और अंग्रेज किस प्रकार के शासन, अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई थी, तो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई थी। तो हम उस व्यवस्था के निकट थे, उसी व्यवस्था अर्थात उसी के अनुसार गौर हो रहे थे कि हम उनसे ने कहा कि अगर हम 20 और 30 वर्षों से इस प्रणाली का अनुसरण करते हुए चले आ रहे हैं तो हम दूसरे तरह की शासन प्रणाली को क्यों अपनाएं। अर्थात इसी प्रणाली को हमने क्या कर लिया, अपना लिया। अर्थात व्यवस्था के, सिस्टम के क्या थे, निकट थे और उसी को हमने क्या कर लिया, अपना लिया। उत्तरदायित्व, दूसरा कारण है उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता, उत्तरदायित्व को हमने अधिक महत्व दिया। भारत में उत्तरदायित्व को, भारत विविधता वाला देश है और यहाँ उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया, जबकि अमेरिका में स्थायित्व को अधिक महत्व दिया गया, यहाँ उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया गया। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा किसका सदन है, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है। इसलिए हमने क्या, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देने के आधार पर हमने इस संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, वहां स्थायित्व को अधिक महत्व दिया जाता है। तो हमने क्या, स्थायित्व को महत्व नहीं दिया, उत्तरदायित्व को महत्व देते हुए इस शासन प्रणाली को अपनाया। अगला है विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकने के लिए हमने देखा कि बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद में, वहां की पार्लियामेंट कांग्रेस में टकराव उत्पन्न होता रहता है। तो उसका अनुसरण करते हुए कि अपने यहाँ कोई टकराव ना हो, इसलिए हमने क्या, इस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। क्यों? क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है और दोनों विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। भारतीय समाज की प्रकृति के अनुरूप भारत विविधता वाला देश है, विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न धर्म के लोग मानने वाले हैं और इन सबके अनुकूल था कौन सा, संसदीय शासन प्रणाली। इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। अगर हम माने, इसीलिए कहा जाता है भारत राष्ट्रपति पद का तो सृजन करता है लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली का सृजन नहीं करता। ध्यान रखिएगा, भारत राष्ट्रपति पद का तो सृजन करता है लेकिन राष्ट्रपतीय प्रणाली अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सृजन नहीं करता। हमने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई, संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई। हमारा मानना है अगर जवाहरलाल नेहरू भारत के राष्ट्रपति होते, जवाहरलाल नेहरू भारत के राष्ट्रपति होते, पहले राष्ट्रपति होते, तो भारत में
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती, लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जवाहरलाल नेहरू क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, इसलिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में सर्वाधिक शक्तियां किसमें निवास कर रही हैं, मंत्रिपरिषद सहित किसमें, प्रधानमंत्री में निवास कर रहे हैं। इसलिए क्या कौन सी प्रणाली अपनाई गई, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। तो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, व्यवस्था के निकट उत्तरदायित्व के को अधिक वरीयता, विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकना, और भारत विविधता वाला देश है, भारतीय समाज की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस शासन प्रणाली को अपनाया। ये रहा संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्म कैसे हुआ, संसदात्मक शासन प्रणाली है क्या, कौन कौन सी विशेषताएं थी, कुछ फैक्ट पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। ब्रिटेन और भारत की संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है, हमने क्यों इस संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, आप समझ लिए होंगे। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। हम अगले वीडियो में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, उसका जन्म कैसे हुआ, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।